हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एमपी सेट 2023 मैथमेटिक्स पेपर का डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड 10 क्वेश्चन आए हुए थे, तो उनको हम एक एक करके सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम से रिलेटेड है। चाहे तो हम इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं और चाहे तो हम एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम और डिफरेंशियल इक्वेशन की हेल्प से इसका आंसर ढूंढ सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर है अ यूनिक सोल्यूशन। जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका यूनिक सोल्यूशन है। हम चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है dy/dx इक्वल टू y अपॉन अंडर रूट एक्स, और इनिशियल वैल्यू जो दिया है एट पॉइंट 1 y की वैल्यू है 2। यहाँ से हो जाएगा dy/y इक्वल टू x टू द पावर माइनस हाफ dx। अभी इंटीग्रेट कर दें तो इंटीग्रेट कर देंगे दोनों तरफ, तो हमें मिल जाएगा log y इक्वल टू 2 टाइम्स x टू द पावर हाफ और प्लस कांस्टेंट log c हम ले लेते हैं, और यहाँ से हमें मिल जाएगा log c को लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे तो log y/c इक्वल टू 2 टाइम्स x टू द पावर हाफ हो जाएगा, और यहाँ से मिल जाएगा y इक्वल टू c e टू द पावर 2 टाइम्स x टू द पावर हाफ, यानी कि अंडर रूट x। अब यहाँ पर इनिशियल वैल्यू दिया हुआ है y1 इक्वल टू 2 है, तो यहाँ से मिल जाएगा जब x इक्वल टू 1 रखेंगे तो 2 इक्वल टू हो जाएगा c e की पावर 2 इंटू 1। x की वैल्यू 1 रखेंगे तो स्क्वायर रूट 1 ही हो जाएगा, तो यहाँ से c की वैल्यू मिल जाएगी। c इक्वल टू हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज c इक्वल टू 2 e की पावर माइनस 2। तो जो इसका यूनिक सोल्यूशन हो जाएगा y इक्वल टू 2 e की पावर माइनस 2 e की पावर 2 अंडर रूट x। ये यूनिक सोल्यूशन हो जाएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन को कंसीडर करते हैं इस पेपर के। इसमें सिंगुलर सोल्यूशन निकालना है। सिंगुलर सोल्यूशन p डिस्क्रिमिनेंट से या c डिस्क्रिमिनेंट से निकलता है। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है उसको हम लिख सकते हैं y इक्वल टू px प्लस पी क्यूब। ये फर्स्ट ऑर्डर का लेकिन 3 डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन है। y को राइट हैंड साइड में हमने शिफ्ट कर दिया तो y इक्वल टू पी एक्स प्लस पी क्यूब हो गया। अब इसे अगर हम x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें तो ये हो जाएगा dy/dx इक्वल टू पी, x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 और x इंटू dp/dx हो जाएगा, और 3p प्लस पी क्यूब को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 3p स्क्वायर dp/dx हो जाएगा। dy/dx यहाँ पर p है तो लेफ्ट हैंड साइड में p रख देंगे तो p इक्वल टू p प्लस x और प्लस 3p स्क्वायर कॉमन है, और ये हो जाएगा dp/dx। p यहाँ से कैंसिल हो गया तो हमें मिल जाएगा x प्लस 3p स्क्वायर और dp/dx इक्वल टू 0। dp/dx अगर हम 0 कर देंगे तो ये हमें जनरल सोल्यूशन देगा, जनरल सोल्यूशन मिलेगा। इसकी हेल्प से हमें चाहिए सिंगुलर सोल्यूशन। तो अगर हम इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट माने और यहाँ से सेकेंड पार्ट यहाँ से हो जाएगा x प्लस 3p स्क्वायर, अगर इसको 0 करेंगे तो हमें सिंगुलर सोल्यूशन मिलेगा। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट और सेकेंड से p को एलिमिनेट करना है। फर्स्ट और सेकेंड से p को एलिमिनेट करेंगे तो हमें रिक्वायर्ड सिंगुलर सोल्यूशन मिल जाएगा। देखें फर्स्ट से अगर हम देखेंगे तो y इक्वल टू हम लिख सकते हैं p कॉमन लें तो x प्लस पी स्क्वायर ले सकते हैं, और p स्क्वायर की वैल्यू सेकेंड से अगर हम सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये हो जाएगा px और माइनस x/3 हो जाएगा। ये इम्प्लाई करेगा कि y इक्वल टू 2px/3 हो जाएगा। यहाँ से अगेन अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो y स्क्वायर हो जाएगा, y स्क्वायर इक्वल टू 4p स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन 9। p स्क्वायर की वैल्यू अगेन हम इक्वेशन नंबर सेकेंड से सब्स्टिट्यूट कर दें तो y स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 4
पी स्क्वायर की वैल्यू अगर हम रखेंगे तो ये -x/3 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर अपॉन 9, तो ये हो जाएगा 27y² इक्वल टू -4x³ लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे इसे, तो 27y² प्लस 4x³ इक्वल टू 0। ये हमारा रिक्वायर्ड सिंगुलर सॉल्यूशन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम ऑप्शन में देख रहे हैं तो फर्स्ट ऑप्शन में 4x³ प्लस 27y² दिया हुआ है, लेकिन इक्वल टू 0 यहाँ पर मिसिंग है, सभी में इक्वल टू 0 मिसिंग है। तो आप ये कह सकते हैं कि या तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है और या तो इसमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, या तो ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो सकता है, बाकी इनकरेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को कंसीडर करते हैं। इसमें हमें रॉन्स्कियन निकालना है सॉल्यूशंस का। तो यहाँ पर जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है उसके करस्पॉन्डिंग अगर हम सॉल्यूशन निकालना है तो ऑक्सिलरी इक्वेशन सबसे पहले लिखेंगे। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन हो जाएगा m³ माइनस 2m² माइनस m प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ पर हम देख सकते हैं m इक्वल टू 1 इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, इसलिए m-1 इसका एक फैक्टर हो जाएगा। और अगर हम m-1 से डिवाइड कर देंगे तो हमें दूसरा फैक्टर भी मिल जाएगा m-1 और m² माइनस m-2 इक्वल टू 0। इसका जो फ्रैक्शन हो जाएगा वो इस टाइप से हो जाएगा। और m² माइनस m-2 को हम फिर से लीनियर फैक्टर में ब्रेक कर सकते हैं m-1, और इसे ब्रेक कर सकते हैं हम m+1 और m-2 में। तो यहाँ से हमें 3 सोल्यूशन मिल जाएंगे, m इक्वल टू 1, -1 और 2। तो इसका जो जनरल सोल्यूशन हो जाएगा y इक्वल टू c1 e⁻x प्लस c2 e⁻−x और प्लस c3 e⁻2x। तो हमारे पास 3 सोल्यूशन आ गए हैं इंडिपेंडेंट, e⁻x, e⁻−x और e⁻2x। तो हमें रॉन्स्कियन निकालना है, तो रॉन्स्कियन हो जाएगा जस्ट डिटर्मिनेंट ऑफ e⁻x, e⁻−x, e⁻2x और इनका डेरिवेटिव e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x हो गया, e⁻−x का डेरिवेटिव माइनस e⁻−x हो जाएगा और ये हो जाएगा 2e⁻2x। अगेन डिफ्रेंशिएट करना है तो e⁻x डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, e⁻−x हो जाएगा और ये 4 टाइम्स e⁻2x हो जाएगा। ये जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी यही रॉन्स्कियन कहलाती है। यहाँ पर हम फर्स्ट कॉलम से e⁻x कॉमन ले सकते हैं, सेकेंड कॉलम से e⁻−x कॉमन निकाल सकते हैं और थर्ड कॉलम से e⁻2x कॉमन निकाल सकते हैं। तो सिर्फ हमारे पास बचेगा फर्स्ट कॉलम में 1 1 1, सेकेंड कॉलम में बचेगा 1 -1 1 और थर्ड कॉलम में बचेगा 1 2 और 4। अब हम ये हो जाएगा e⁻2x और डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा अल्टीमेटली -6 आएगा। तो जो रॉन्स्कियन हो जाएगा -6 टाइम्स e⁻2x हो जाएगा और हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को कंसीडर करते हैं। यहाँ पर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम दिया है d2y माइनस 2dy माइनस 3y इक्वल टू 2e⁻x माइनस 10 sin x। ये नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकलेगा और साथ में पर्टिकुलर इंटीग्रल निकलेगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए हम इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन हो जाएगा m² माइनस 2m माइनस 3 इक्वल टू 0 और यहाँ से मिल जाएगा m के 2 फैक्टर मिल जाएंगे, m+1 लीनियर फैक्टर में ब्रेक कर सकते हैं, m+1 m-3 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा m इक्वल टू -1 और 3। तो इसके 2 सोल्यूशन मिलेंगे इंडिपेंडेंट और हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाएगा CF इक्वल टू C1 e⁻3x प्लस C2 e⁻−x हो जाएगा।
पी आई भी निकलेगा ऐसे ही कुछ। लेकिन अब यहाँ पर हम देखते हैं हमें पी आई एक्चुअली में निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारे अगर आंसर को हम देखेंगे तो लास्ट के जो 3 हैं फंक्शन वो कॉमन है। -12 e⁻x + 2 sin x - cos x, ये सभी ऑप्शन में कॉमन है, तो जो पी आई होगा यही हो सकता है। अब हमारे पास जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है वो e⁻3x है और e⁻−x है। तो e⁻3x और e⁻x यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में क्या आ रहा है, 2 फंक्शन इन्वॉल्व है, e⁻3x e⁻x, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट नहीं हो सकता है। सेकेंड ऑप्शन में देखेंगे तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में e⁻3x और e⁻−x इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो ये ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बाकी सभी में e⁻3x और e⁻−x इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। यहाँ पर e⁻−3x है, e⁻−x है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। और लास्ट में भी e⁻−3x है और e⁻x है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का जो पार्ट है, इसलिए ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, हमें पी आई डिटेल में निकालने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर पी आई ऑब्वियसली अगर आप फार्मूले का यूज़ करके निकालेंगे तो e⁻−12 e⁻x + 2 sin x - cos x आएगा। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टर्म लियोब्लिस प्रॉब्लम से रिलेटेड है। स्टर्म लियोब्लिस प्रॉब्लम में फर्स्ट यानी कि जो स्टेटमेंट ए है वो करेक्ट होता है, मीन्स कि द आइगन वैल्यूज़ ऑफ द रेगुलर स्टर्म लियोब्लिस प्रॉब्लम आर रियल। ये फैक्ट होता है, एक रिज़ल्ट होता है स्टर्म लियोब्लिस प्रॉब्लम से रिलेटेड। तो स्टेटमेंट ए भी करेक्ट है और स्टेटमेंट यहाँ पर बी भी करेक्ट होता है। द आइगन फंक्शन ऑफ अ रेगुलर SLP स्टर्म लियोब्लिस प्रॉब्लम करस्पॉन्डिंग टू द डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज़ आर आर्थोगोनल विद रिस्पेक्ट टू वेट फंक्शन RX ऑन क्लोज इंटरवल AB। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट होता है। तो चूँकि एक ही ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन डी ही हो सकता है कि ऑल ऑफ द अबव शुड बी करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर ए बी तो रिज़ल्ट है, ये डेफिनेटली करेक्ट होंगे और दोनों एक साथ करेक्ट नहीं हो सकते हैं, तो एक ही ऑप्शन है कि सी भी करेक्ट हो। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, जिसमें कह रहा है कि ऑल ऑफ द अबव ऑप्शंस आर करेक्ट। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है, ये करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ग्रीन फंक्शन से रिलेटेड है। ग्रीन फंक्शन प्रॉपर्टी बी को सेटिस्फाई करता है, प्रॉपर्टी सी को भी सेटिस्फाई करता है और प्रॉपर्टी डी को भी सेटिस्फाई करता है, लेकिन यूनिकनेस प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करता है। तो यहाँ पर कह रहा था कि कौन सी प्रॉपर्टी है जो ग्रीन फंक्शन सेटिस्फाई नहीं करता है। Which of the following is not a property of ग्रीन्स फंक्शन। तो यूनिकनेस ऐसी प्रॉपर्टी है जो ग्रीन फंक्शन की प्रॉपर्टी नहीं होती है, तो यही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 127 थोड़ा सा लेंदी है, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इसको सॉल्व नहीं डिटेल में कर रहे हैं, आप 4 पेज से ऑक्सिलरी इक्वेशन की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक रिलेशन दिया है, एक फंक्शन दिया है और यहाँ से हमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इस इक्वेशन के करस्पॉन्डिंग जनरेट करना है। तो सबसे पहले हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये हो जाएगा डेल जेड डेल एक्स। यहाँ पर a कांस्टेंट है तो हमें मिलेगा 1 + AY, और चूँकि डेल जेड ओवर डेल एक्स ये p होता है और डेल जेड ओवर डेल y ये q होता है। तो यहाँ से मिल जाएगा p - 1 अपॉन y इक्वल टू a। इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा, डेल जेड ओवर डेल एक्स को हमने p से रिप्लेस कर दिया है और फिर से इसी डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर डिफरेंशिएट करें y के रिस्पेक्ट में तो डेल जेड ओवर डेल y इक्वल टू हमें मिल जाएगा 1 + ax, और यहाँ से मिल जाएगा डेल जेड ओवर डेल y ये q के बराबर है, तो q - 1 डिवाइडेड बाई x इक्वल टू a हो जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 से a को हमें एलिमिनेट करना है, तो मिल जाएगा p - 1 अपॉन y इक्वल टू q - 1 अपॉन x। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा px - qy इक्वल टू x -
y। तो यही हमारा रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा और ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 129 को कंसीडर करें। यहाँ पर बाय सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स हीट इक्वेशन को सॉल्व करना है और उसके करस्पॉन्डिंग कौन से ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बनेंगे उसको फाइंड आउट करना है। तो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड का यूज़ करने के लिए जो फंक्शन u है x और t पे डिपेंड करता है, जो या t और x पे जो डिपेंड कर रहा है, उसको हम दो पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं। t फंक्शन ऑफ स्मॉल t इंटू कैपिटल x फंक्शन ऑफ ओनली x। अब यहाँ से अगर हम डेल u और डेल t की वैल्यू निकालेंगे, यानी कि ut की वैल्यू निकालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, t डैश इंटू x हो जाएगा। और जब हम u को दो बार पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो t तो फंक्शन है t का, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। जो कैपिटल x है उसको हमें दो बार डिफ्रेंशिएट करना होगा x के रिस्पेक्ट में। अब इसकी वैल्यू रख देंगे, जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है ut इक्वल टू k टाइम्स u x x, तो ये हो जाएगा t डैश इंटू x इक्वल टू k टाइम्स t इंटू x डबल डैश। और यहाँ से मिल जाएगा हमें t डैश अपॉन के टी डैश अपॉन के टी इक्वल टू एक्स डबल डैश अपॉन एक्स हो जाएगा। अब अगर हम ध्यान से देखें तो लेफ़्ट हैंड साइड में ये फंक्शन है t का और राइट हैंड साइड में ये फंक्शन है x का। तो ये तभी पॉसिबल है कि लेफ़्ट हैंड साइड फंक्शन है t का और राइट हैंड साइड फंक्शन है x का और दोनों इक्वल हैं, अगर ये किसी कांस्टेंट लैम्डा के बराबर हो जाए। तो यहाँ से हमें दो डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएंगी और वो क्या मिल जाएगा, t डैश इक्वल टू लैम्डा के टी और दूसरा हो जाएगा लास्ट टू से x डबल डैश इक्वल टू लैम्डा टाइम्स x। तो यही हमारा रिक्वायर्ड ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा जब हम सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड से सॉल्व करेंगे हीट इक्वेशन को। और हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, लास्ट क्वेश्चन फ्री के मार्क्स इसमें मिल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो हीट इक्वेशन है ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 129 में दिया हुआ है और हम निकाल सकते हैं कि हीट इक्वेशन एक्चुअली में पैराबोलिक होता है। अगर हीट इक्वेशन को कंसीडर करें तो 129 में दिया है वो ut इक्वल टू के टाइम्स u x x, या इसे हम लिख सकते हैं k टाइम्स u x x इक्वल टू ut। अब हम जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उससे अगर कंपेयर करें r u x x प्लस x s u x y प्लस t u y y इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ x y t x y p q, या x y u x u y। ओके, तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, u x x का जो कोफिशिएंट है वो r है और यहाँ से कंपेयर करेंगे तो r इक्वल टू k है, s इक्वल टू यहाँ पर 0 हो जाएगा, t इक्वल टू भी 0 हो जाएगा। तो क्लासिफिकेशन के लिए हमें पैराबोलिक केस के लिए s स्क्वायर माइनस 4rt इसकी वैल्यू निकालना पड़ेगा और इसकी वैल्यू निकालेंगे जब ये पॉजिटिव होगा s स्क्वायर माइनस 4rt तो ये हाइपरबोलिक कहलाता है, और जब s स्क्वायर माइनस 4rt 0 हो जाता है तो पैराबोलिक कहलाता है, और जब नेगेटिव हो जाता है तो एलिप्टिक कहलाता है। तो यहाँ पर s स्क्वायर माइनस 4rt की वैल्यू 0 माइनस 4 इंटू k इंटू 0, यानी कि ये 0 हो जाएगा। इसलिए जो डिफरेंशियल इक्वेशन हीट इक्वेशन है वो क्या हो जाएगा, पैराबोलिक हो जाएगा, पैराबोलिक टाइप का हो जाएगा और हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।